Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are fine. Chapter number 1, Variations, Heredity and Cell Division. Lecture number 12, that is about revision of the complete chapter. सबसे पहले हमने इस चैप्टर में डीएनए पढ़ा था, क्योंकि ये चैप्टर डीएनए के बारे में है, तो हमने डीएनए पढ़ा था, डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और देखा था कि डीएनए अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे शिफ्ट करता है या डीएनए अपने जीन्स को कैसे ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन्स में, क्योंकि प्रोटीन्स हमारी ट्रेट्स कंट्रोल करती हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, ट्विस्ट करता है और इसके दरमियान में बेस पेयरिंग होती है। न्यूक्लियोटाइड्स, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये बेस पेयरिंग स्पेसिफिक हैं अपने स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के लिए। इसका मतलब ये है कि डीएनए विल एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद थायमिन एंड गुआनिन विल ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। सो ये इन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस डीएनए में एक स्पेसिफिक मैसेजेस के लिए एनकोडिंग है, कोडिंग है। ये कोड्स जीन्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड अ जीन। जीन्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करते हैं। कैसे? हर जीन कोई ना किसी प्रोटीन के लिए है। ये कोड्स डीएनए के प्रोटीन्स बनाते हैं और ये प्रोटीन्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है। डीएनए अपना मैसेज ट्रांसफर करता है मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए इज अदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब मैसेंजर आरएनए की स्पेशलिटी या इसका डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर डीएनए से इस तरह से है कि इसमें थायमिन की जगह पे यूरासिल बेस होती है। सारे बाकी के न्यूक्लियोटाइड्स वही हैं, सिर्फ थायमिन की जगह पे यूरासिल आके अटैच हो जाती है, तो ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। मैसेंजर आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड है। इसका सिंगल स्ट्रैंडेड होना और इसमें थायमिन की जगह पे यूरासिल का अटैच होना इससे डिफरेंशियल करता है डीएनए से। सो मैसेंजर आरएनए टेक्स इट्स मैसेज और कॉपी इट्स मैसेज फ्रॉम डीएनए एंड कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में आके मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ अटैच होगा और हर डीएनए और हर न्यूक्लियोटाइड के अगेंस्ट कोई ना कोई न्यूक्लिक अमीनो एसिड आके अटैच होता चला जाएगा। जैसे ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है। आप जानते हैं कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं, तो जैसे ही तमाम सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए का डीकोड हो जाएगा अमीनो एसिड्स में, तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाएगी। ये स्पेसिफिक प्रोटीन हमारे लिए कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई फीचर, कोई ना कोई ट्रेट कंट्रोल करेगी, डेवलप करेगी या उसको रेगुलेट करेगी। तो इस तरह से डीएनए पे मौजूद कोडिंग साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन्स बनाती हैं और हमारे फीचर्स को कंट्रोल करती हैं। एक समरी चेक कर लेते हैं कि डीएनए गिव्स इट्स इंस्ट्रक्शंस टू मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे स्पेसिफिक करेंगे मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट्स मैसेजेस इनटू प्रोटीन्स एंड कंट्रोल्स देयर प्रोटेक्शन। प्रोटीन्स क्या करती हैं? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वेरिएशंस और हेरिडिटी का, और यही वो प्रोसेस है जो आगे जाके जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ग्रेड्स में भी हमारे लिए वेरिएशंस कॉज करता है, हमारे लिए ट्रेट्स डेवलप करता है और हमारे फीचर्स को कंट्रोल करता है। अब जीन्स के बारे में तो पढ़ा था हमने कि जीन्स क्या हैं? स्पेसिफिक कोड्स हैं। अब आप जानते हैं कि डीएनए में या सेल में सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की शक्ल में ये डीएनए पाया जाता है। हर क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये क्रोमोसोम्स होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब है कि ये क्रोमोसोम्स पेयर में होंगे और हर एक जीन के लिए उसका होमोलोगस जीन्स दूसरे क्रोमोसोम पे मौजूद होगी, सेम जीन सेम लोकेशन पे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जीन्स होती हैं इन्हें एलील्स कहा जाता है। ये एलील्स अपना डिफरेंट इफेक्ट शो करती हैं। ये एलील्स एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि ये एलील्स डोमिनेट करे और ये रिसेसिव हो, और ये दोनों सेम भी हो सकती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एलील द इफेक्ट ऑफ जीन्स और सिमिलरली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे स्ट्रेट हेयर के लिए जीन है और इसकी एलील इसी जीन की एलील यानी इसी जीन की पार्टनर कर्ली हेयर्स में है, तो जिसका इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो हमें फिनोटाइप में दिखाई देगा। जैसा कि स्ट्रेट हेयर एक डोमिनेंट एलील है, जबकि कर्ली हेयर एक रिसेसिव एलील है। रिसेसिव एलील्स वो हैं जो अपना इफेक्ट शो उस वक्त तक नहीं करती जब तक इनकी पार्टनर भी रिसेसिव ना हो जाए, और डोमिनेंट एलील्स ऐसी एलील्स हैं जो अपना इफेक्ट हर सूरत में शो करती हैं, अगरचे उनकी पार्टनर एलील डोमिनेंट हो या ना हो। इसके बाद हमने पढ़ा था इनहेरिटेड ट्रेट्स, इंस्टिंक्ट्स और लर्नड बिहेवियर्स के बारे में। इनहेरिटेड ट्रेट्स
are determined by genes. They are transferred from generations. In generations, inherited traits can be influenced by the environment. अगरचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम होते तो वो जीन्स की बेस पे हैं हमारी बॉडी में, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हो सकता है. फॉर एग्जांपल हेयर की लेंथ, हेयर लेंथ की जीन हमारे डीएनए में मौजूद होती है, लेकिन अगर हम अपने हेयर की ट्रीटमेंट अच्छी करें, न्यूट्रिशन अच्छी मिले, बैलेंस डाइट हो, तो हेयर लेंथ चेंज भी हो सकती है अपनी जीन से हट के. यानी जीन्स का इफेक्ट चेंज हो सकता है अपने एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से. यही जीन्स, यही इनहेरिटेड ट्रेड्स अगर किसी बिहेवियर की सूरत में हो, किसी एक्शन के रिस्पॉन्स में हो, तो इन्हें इंस्टिंक्ट्स कहा जाता है. ये इंस्टिंक्ट किसी ना किसी स्टिमुलस की वजह से ट्रिगर होती हैं, जैसा कि फियर, एंगर, हंगर, फीलिंग हंगर. सो ये तमाम चीज़ें इंस्टिंक्ट्स हैं और किसी ना किसी स्टिमुलस की वजह से होती हैं. इन्हीं इनहेरिटेड बिहेवियर्स को जब हम अपने एनवायरमेंटल फीचर्स या एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से चेंज करते हैं या इसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं या इसको थोड़ा सा कम करते हैं, तो इसे कहते हैं लर्नड बिहेवियर्स. लर्नड बिहेवियर्स अपने एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स की वजह से सीखे जाते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इंस्टिंक्ट्स किसी स्टिमुलस की वजह से होती हैं, जबकि लर्नड बिहेवियर्स हमारा लर्निंग प्रोसेस के थ्रू हमें मिलती हैं. सो ये तीनों चीज़ें मिलकर किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं. सो हमने ये भी देखा था कि कोई भी एक पर्सनैलिटी अपने एनवायरनमेंट और जीन का कॉम्बिनेशन होती है. नेक्स्ट कम्स द सेल साइकिल. अब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमें ये पता चल गया कि डीएनए में जीन्स कहाँ पे होती हैं, कैसे काम करती हैं. अब ये जीन्स ट्रांसफ़र कैसे होती हैं? जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं सेल साइकिल के थ्रू. सेल साइकिल इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल, जिसमें एक बहुत बड़ा शेयर इंटरफेस का है. इंटरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेस्टिंग फेज. इस रेस्टिंग फेज में डीएनए खुद को प्रिपेयर करेगा रेप्लिकेशन के लिए. तमाम क्रोमोसोम, तमाम ऑर्गेनेल्स डबल हो जाएंगे. एंजाइम्स, प्रोटीन्स जो कि डिवीजन में रिक्वायर्ड हैं वो सारी के सारी डबल होंगी, और इसके बाद आएगी माइटोटिक फेज यानी डिवीजन फेज. सेल डिवीजन, यहाँ पे याद रखिए सेल साइकिल दो तरह का है. एक को हम कहते हैं माइटोसिस और दूसरे को कहते हैं मायोसिस. यहाँ पे पहले हम बात करेंगे माइटोसिस की. माइटोसिस में 4 फेजेस हैं बेसिकली: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. इन तमाम चारों फेजेस के बाद एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह से डिवाइड होगा कि हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा. ऐसे सेल को कहते हैं डिप्लॉइड सेल. एक ह्यूमन सेल में नॉर्मल क्रोमोसोम्स 46 हैं, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे इनमें भी नॉर्मल क्रोमोसोम्स हर सेल में 46 होंगे. अब ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल है कि सेल ने जो अपना रेस्टिंग फेज था इसमें अपने डीएनए को डुप्लीकेट कर लिया था, रेप्लिकेट कर लिया था. इसी वजह से अब वो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जब सेपरेट होंगे तो हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहेगा. 4 फेजेस माइटोसिस की. इंटरफेज, ये तो रेस्टिंग फेज है. प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर होगी और डीएनए कंडेंस फॉर्म में, यानी क्रोमोसोम्स खुद को कंडेंस कर लेंगे. मेटाफेज में दे अरेंज देमसेल्फ एज अ मेटाफेज प्लेट. एनाफेज में सेपरेशन अकर्स, और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन डेवलप. और इन चारों फेजेस को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या फिर कैरियोकाइनेसिस. कैरियो मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन. और डिवीजन जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जिसकी बिगनिंग टीलोफेज के एंड पे स्टार्ट हो जाती है, तो इसे कहते हैं हम साइटोकाइनेसिस. साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन. साइटोकाइनेसिस. मायोसिस भी माइटोसिस से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें 2 दफ़ा डिवीजन होती है. इसे हम कहते हैं रिडक्शन फेज. रिडक्शन फेज क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाता है, हाफ होगा. हर सेल में 4 सेल बनेंगे इसमें, और हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होगा. इस मायोसिस का एक बहुत अहम फीचर है क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉग्स. यही वो पॉइंट है जिससे वेरिएशंस आती हैं ऑफस्प्रिंग्स में. यही वजह है कि पेरेंट्स के फीचर्स बाज़ दफ़ा ऑफस्प्रिंग से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो जाता है. यही वो फीचर है जो हमारे ह्यूमन रेस की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है.
मेन फीचर इसके ये हैं कि ये हैप्लॉइड सेल्स यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें आते हैं और ये 4 सेल्स प्रोड्यूस करता है। हर सेल को यहाँ पे गैमीट्स कहा जाता है। इसका हर सेल एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस जो बनेगा इसे हम गैमीट कहेंगे। मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क ये है कि माइटोसिस बॉडी के तमाम सेल्स में होती है, हेयर से लेकर नील्स तक हर सेल में माइटोसिस होगी, लेकिन जर्म सेल्स में सिर्फ मायोसिस होगी। अब क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो वेरिएशंस आती हैं वो हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पूरी दुनिया में अरबों इंसान हैं और हर शख्स के फीचर दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होते हैं। यही वो वेरिएशंस हैं जो हमारी ह्यूमन रेस की कंटिन्यूटी को इंश्योर करती हैं और इसके ब्यूटी को मेंटेन रखती हैं। इन वेरिएशंस की बहुत सी वजह हैं। एक वजह इसमें म्यूटेशंस है। म्यूटेशंस डिफाइन करते हैं इस तरह से चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप और कॉल्ड म्यूटेशंस। ये म्यूटेशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन भी हो सकती हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड में कोई न्यूक्लियोटाइड कम हो जाए या कोई एक्स्ट्रा आ जाए या डीएनए की बैकबोन ट्विस्ट हो जाए। किसी भी तरह से अगर डीएनए में कोई भी चेंज आएगा तो वो म्यूटेशन कॉज करेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा कि फीचर्स डिफरेंट होंगे। एक वजह इसमें क्रोमोसोम की इरेगुलर डुप्लीकेशन भी हो सकती है। अगर कोई क्रोमोसोम ठीक तरह से सेग्रीगेट ना हो एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 नंबर क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम्स आ चुके हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि चाइल्ड इफेक्ट होगा। इसमें ऑफ स्प्रिंग्स में वेरिएशंस कैरेक्टरिस्टिक्स की डिफरेंट होंगी। वेरिएशंस की एक वजह एडेप्टेशंस भी है। व्हाट आर एडेप्टेशंस? एन एडेप्टेशन इज अ फिजिकल और बिहेवियर चेंज दैट हेल्प्स एन एनिमल और प्लांट सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। कोई भी फीचर, हाँ वो फिजिकल फीचर हो, किसी बॉडी फीचर में चेंज हो या उसके बिहेवियर में चेंज हो और ये एनिमल को हेल्प आउट करे इसके सर्वाइवल में, इट इज़ कॉल्ड एन एडेप्टेशन। इसके एग्जांपल है चीतास। चीतास की फास्ट रनिंग इज़ एन एडेप्टेशन। ये फास्ट रनिंग उसे खुद को डिफेंड करने में, अपने प्रेडेटर्स से डिफेंड करने में और अपने प्रे को यानी अपने फूड के लिए हेल्प आउट करती है। जी, यहाँ तक था। ये तो कंप्लीट चैप्टर था वेरिएशंस, हेरिडिटी और सेल डिवीजन। आप अपने चैप्टर के एंड पे दिए गए इस स्केच को थॉरली रीड आउट कीजिएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और इसके साथ साथ जितनी भी स्किल शीट्स, जितनी भी वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं उन सबको खुद सॉल्व करें। इससे ना सिर्फ आपकी साइंटिफिक स्किल्स, एबिलिटीज़, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स एनहेंस होंगी, बल्कि आपको फर्दर ग्रेड्स में भी इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।